हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि तरंगों का व्यतिकरण। ओके, तो आज हम देखेंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण हमारा क्या होता है? प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? दो कला संबंध स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यानी कि दो कोहेरेंट सोर्स हमारे एक एक पॉइंट से जब दो वेव्स निकलती हैं इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से वेव दिखा रखी है आपको। जब ये वेव्स निकलती हैं तब ये क्या होती हैं? एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, एक दूसरे पर जब ये अध्यारोपित होती हैं तब क्या होता है? इसमें इंटरचेंज होता है। कभी ये मैक्सिमम होती हैं एंड कभी ये मिनिमम। तो कभी जब हमें मैक्सिमम फॉर्म में दिखाई देंगी तब वहाँ पर हम इसको बोलते हैं व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। एंड जहाँ पर हमें ये मिनिमम फॉर्म में दिखाई देती हैं वहाँ हम इन्हें बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। और जब ये मिनिमम फॉर्म में दिखाई देती हैं और जब ये मैक्सिमम फॉर्म में दिखाई देती हैं तब इन्हें बोला जाता है समपोषी व्यतिकरण। तो दो कला संबंध स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण, यानी कि उसका चेंज हो जाना, कभी मैक्सिमम तो कभी मिनिमम। ठीक है, उसका पुनर्वितरण क्या कहलाता है? व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण के हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। आपने देखा होगा अपने डेली यूजेस में कि जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें साबुन से बबल्स निकलते हैं। तो जो बबल्स होते हैं उनको जब आप धूप में देखोगे तो वो हमें काफ़ी कलरफुल दिखाई देते हैं, यानी कि वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं। तो वो हमें रंगीन दिखाई क्यों देते हैं? इसका जो मेन रीज़न है वो है इंटरफेरेंस, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से ही हमें वो रंगीन दिखाई देते हैं। इस तरीके से इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कलरफुल बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो बहुरंगी पक्षी होते हैं, जब आपने उन्हें देखा होगा कि वो धूप में होते हैं तो वो अपना कलर जो होता है अपने आप से चेंज कर लेते हैं। कभी आपको देखा होगा कि अदर कलर में एंड कभी अदर कलर में। तो ये किसकी वजह से होता है? ये भी होता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से। एंड इसी तरीके से आपने देखा होगा विद एग्जाम्पल्स में अगर हम ले लें, जैसे कि पिकॉक को आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसमें हमें कलर्स दिखाई देते हैं, तो वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है व्यतिकरण का ही। ठीक है, एंड इस तरीके से हम एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पे क्या होता है कि जब ऑयल गिरा हुआ होता है तो वो हमें काफ़ी कलरफुल वहाँ पे फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, है ना। वो फिल्म की फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि ऑयल होता है एंड केरोसिन ऑयल होता है, जब वो वाटर के ऊपर गिर जाता है एंड जब हम उसको धूप में देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? काफ़ी कलरफुल दिखाई देता है। कलरफुल दिखाई देता है और उसके ऊपर हमने देखा होगा कि एक लेयर बन जाती है ना। लेयर उसके ऊपर एक थिन फिल्म बन जाती है। तो इस फिल्म की रीजन जो होता है, इनका जो रीजन होता है वो होता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से ही हमें चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? रंगीन, यानी कि कलरफुल दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि व्यतिकरण हमारा तभी हो सकता है जब क्या होगा कि जो वेव्स हैं उनमें क्या होना चाहिए। तो दो स्रोत जो होते हैं, यानी कि जो टू कोहेरेंट सोर्स हुए हमारे, वो कैसे होने चाहिए? प्रकाश के कला संबंध स्रोत होने चाहिए, यानी कि वो स्रोत हमारे होने चाहिए प्रकाश के कला संबंध स्रोत होने चाहिए। कौन से वाले? जो हमने अभी आपको बताया, ये वाले टू कोहेरेंट सोर्स, ये जो इस तरीके से हमारे निकले हुए हैं, ये हमारे जो कोहेरेंट सोर्स हैं ये हमारे कैसे होने चाहिए? कला संबंध। दो प्रकाश के स्रोतों को लगातार प्रकाश तरंगें उत्पन्न करनी चाहिए। ये भी बात ठीक है कि प्रकाश तरंगें अगर वो उत्पन्न नहीं करेंगे तो वो हमें कलरफुल कैसे दिखाई देंगे? तो वो क्या होने चाहिए? प्रकाश तरंगें उनमें खुद से भी होने चाहिए। वो खुद से भी कैसे होने चाहिए? प्रकाश तरंगें उत्पन्न करने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट से हमारा अध्यारोपण करने वाली दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, यानी कि जो दो तरंगें जो अध्यारोपित हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हुआ कि जो अध्यारोपित करने वाली तरंगें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि प्रकाश के दोनों कला संबंध स्रोत बहुत संकरे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो संकरे होंगे तभी वो हमें कलरफुल दिखाई दे पाएंगे, व्यतिकरण तभी पॉसिबल हो पाएगा उनमें।
प्रकाश के कला संबंध स्रोत से पर्दे की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी पर्दे पर जब हम कलरफुल से फ्रिंजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे अभी हम पढ़ेंगे यंग वाले एक्सपेरिमेंट में, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से पर्दा लगाया जाता है एंड फ्रिंजेस किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो वो प्रकाश के कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उचित दूरी होनी चाहिए। एंड जो हमारा 6 पॉइंट है वो कैसा है कि प्रकाश जो है मेनली जो हमारा प्रकाश है वो एक वर्णी होना चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तभी वहाँ पर हमारी फ्रिंजेस बन पाएंगी और तभी वहाँ पर हमारी उसकी फ्रिक्वेंसियाँ सेम हो पाएंगी। एंड जो हमारा लाइट है वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो ये था पूरा व्यतिकरण के बारे में कि जो व्यतिकरण है वो हमारा किस तरीके से होता है एंड उसके जो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए कि जो हमारे डेली यूजेस में एग्जाम्पल्स हैं उनको लेकर हमने आपको बताया कि जो नॉर्मली आपने देखे भी होंगे, तो आपको इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड इसकी जो कुछ शर्तें हैं वो आप इसको देखिए। तो अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ। ओके, तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या है हमारे पास, हमने इसका पहले फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, फिगर ड्रॉ हमने किस तरीके से किए हैं, हमने आपको बताया कि हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो कोहेरेंट सोर्स हमारे पास क्या है, एक हमने सोर्स ले रखा है S1 एंड दूसरा हमारा सोर्स हो गया S2। ओके, इनसे क्या होता है, जब इस तरीके से रेस जाती हैं P पॉइंट्स पर जाके मीट हो रही हैं एंड जो हमारी सेकंड है वो इस तरीके से जा रही है, तो ये P पॉइंट्स पर जाकर मीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर एंड इसका हम किस तरीके से हम करेंगे, जो यहाँ पर हमारे A और B हैं वो क्रमशः S1 S2 से उत्सर्जित तरंगों के आयाम हैं। जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर A और B हैं, ये हमारे पास क्या है, 2 एम्पलीट्यूड है। 2 एम्पलीट्यूड हमारे कैसे हुए, हमारे 2 कोहेरेंट सोर्स हैं, इनसे इस तरीके से हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो हमारे इसमें क्या होते हैं, आयाम जो है हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और इसीलिए क्या है हमारे पास A और B हमने क्या माने हुए हैं, 2 एम्पलीट्यूड यानी कि उसके 2 आयाम। S1 S2 से उत्सर्जित तरंगों के आयाम हैं और जो यहाँ पर फाई है वो इसमें क्या करेगा, कलांतर का काम। ठीक है, एंड तब 2 स्रोत S1 S2 से उत्सर्जित तरंगे हम किस तरीके से इसका एनालिसिस, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि जो हमारा y1 है वो हो गया हमारे पास A sin ओमेगा टी। ठीक है, इस वेव्स के लिए, यानी कि जो हमारा y1 हुआ एक वेव्स के लिए A sin ओमेगा टी, और अगर हम सेकंड के लिए मानेंगे तो हम मानेंगे उसको B sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया हमारे पास y2 इक्वल टू का B sin ओमेगा टी प्लस फाई। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हमने जो पढ़ा था अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, हमने आपको अभी पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने आपको जब पढ़ाया था तो उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था कि y इक्वल टू का y1 प्लस y2 एंड एड ऑन, इस तरीके से हम उसमें करते चले जाते हैं कि जितने भी उसके सोर्स होते हैं वो हमारी ऐड की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि उन सब का सम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा y1 एंड y2 है दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमने जो एज्यूम किया हुआ है A sin ओमेगा टी प्लस B sin ओमेगा टी प्लस 5, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक है, अब इनको ऐड देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इनको ऐड करने का जो तरीका है वो है हमारा A sin ओमेगा टी प्लस, यानी कि A sin ओमेगा टी प्लस B sin ओमेगा टी। इसमें हम क्या करेंगे, A sin ओमेगा टी तो हमारा एज इट इज़ आ गया एंड जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, पहले B sin ओमेगा टी की एक बार इससे करेंगे और दूसरी बार हम इसमें क्या करेंगे, इससे करेंगे। तो इससे करने के लिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास फॉर्मूला था B sin ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्मूला क्या था, sin ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यानी कि साइन A प्लस B का हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन A प्लस B का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, तो उसी फॉर्मूले से हमने क्या किया है, इसको ओपन किया है। ठीक है, तो साइन A यानी कि B हमने क्या ले लिया, सबका कॉमन फॉर्म, एंड ये हो गया हमारे पास साइन ओमेगा टी इसका एंड कॉस फाई इसका। ठीक है, कॉस हमारा फॉर्मूले में ही है, कॉस ओमेगा टी मतलब कि इसका A पार्ट एंड साइन फाई इसका B पार्ट, इस वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास A sin ओमेगा टी, इसमें हमने क्या लिया है, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया है क्योंकि हमारे पास अभी आगे एक और साइन ओमेगा टी आ गया है।
तो हमने क्या किया है, साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस फाई इधर भी है और ये हमारे पास साइन फाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया है, ए प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, एंड हो गया हमारे पास सेकंड ऐड के बाद हमने बी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई, यानी कि ये वाला जो बी है बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा पार्ट आया है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है। अगर हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मान लें ए प्लस बी कॉस फाई, अगर हमारा ए कॉस थीटा हो जाए एंड बी साइन फाई, ये वाला हमारा जो बी साइन फाई है ये ए साइन थीटा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ वैसा ही किया है, इसको हमने इक्वेशन 2 बना लिया है एंड इसको हमने इक्वेशन 3 बना लिया। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 की वैल्यू हम किसमें, इक्वेशन 1 में पुट करने पर, जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू का ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कब, जब हम इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। एंड आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ए हमने कॉमन ले लिया एंड साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कैसे आया, ये आपको दिख रहा होगा कि हमने ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस का कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या बन गया है, एक और बाय ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या बना, फॉर्मूला बन गया है ए साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी यहाँ पर y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमारा क्या कंप्लीट इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा ही इसका कंप्लीट इक्वेशन। एंड देन अब हम फाइंड करेंगे इसमें जो हमारे पास ए है, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि इसका आयाम। ठीक है, तो इस आयाम की वैल्यू क्या होती है, ये हम आगे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तरंग का आयाम, तरंग के आयाम जो होता है हमारा समीकरण 2 एंड 2 का वर्क करके उसे जोड़ने पर। अभी हमने जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, इसमें जो हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बनाई थी, उन दोनों को हम क्या करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ पर तरंग का आयाम, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड। हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि जो हमारी परिणामी तरंग आई है उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, और हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उसकी तीव्रता। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, आपको लर्न रखने होंगे एंड ये हम इसको प्रूफ करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 एंड 3 का वर्क करके जोड़ने पर, यानी कि हमारी जो इक्वेशन थी ए प्लस बी कॉस फाई एंड जो हमारे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, और हमने जो एज्यूम किया था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या किया है, इन सबको उसका वर्क कर दिया है। ठीक है, जब हमने उसका वर्क कर दिया है तो ये हो गया हमारा स्क्वायर में एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमने क्या किया है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ए स्क्वायर 2ab कॉस फाई, इसको जो हमने खोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तब ये हमारे पास खुल के आया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड इक्वल में हमारे पास आ गया यहाँ पर ए स्क्वायर, ये जो हमारा ए स्क्वायर है इसको हमने कॉमन ले लिया एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है 1। ये हमने बाय हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, यानी कि एज इट इज, प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा इसमें से हमने बी और बी को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर फाई ये हमारा फॉर्मूले में आ जाएगा। जब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये हमारा क्या बन जाएगा 1, एज इट इज वही कंडीशन यहाँ बनेगी, ये बन जाएगा हमारा पूरा 1, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या बन गया 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 है एंड इक्वल्स टू का ए स्क्वायर, तो ये बन गया पूरा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू का इक्वल्स टू में कैपिटल का ए स्क्वायर, जो हमारा एम्पलीट्यूड हमने एज्यूम किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ए इक्वल्स टू का, जब ये हमारा स्क्वायर में है तो हम इसको स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, तो ये हो गया स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला किसका बन गया है, इसका आयाम, किसका आयाम, जो हमने परिणामी तीव्रता y निकाली थी उसका आयाम आ गया है।
ठीक है। तो ये हमारा आयाम का फॉर्मूला हो गया। एंड हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी का अगर हम लें तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो होती है वो स्क्वायर रूट होती है ए के। ठीक है, तो वही कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई हुई है यहाँ पर तरंग की तीव्रता में। तरंग की तीव्रता जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। एंड इसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि जो हमारा आई है यहाँ पर वो स्क्वायर रूट वो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर। तो जो हमारा आई है इक्वल टू हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, जो उसका यहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया है, ये हमारा आ गया यहाँ पर के कांस्टेंट, जो आता है हमारा के नियतांक। ठीक है, तो ये हो गया के एंड ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा यहाँ पर हमारा आई ए इक्वल टू के ए स्क्वायर। इसका जो आयाम था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये फाइंड की है, कितनी आई है हमारे पास, रूट का स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया इसका आयाम, यानी कि परिणामी तीव्रता जो हमने फाइंड करी है, एंड यहाँ पर हमने फाइंड किया इसका परिणामी आयाम। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, इसका संपोषी व्यतिकरण और इसका विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण हमारा किस तरीके का होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है जब परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम हो, यानी कि हमारा जो ए है वो मैक्सिमम की फॉर्म में हो। ओके, संपोषी व्यतिकरण हम तभी कहेंगे जब हमारा आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कंडीशन होती है कि cos phi इक्वल टू हमारा कितना, हम इसमें अज्यूम कर लें 1। ओके, क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करने के लिए जो अभी हमने लास्ट में इक्वेशन पढ़ी थी ए मैक्सिमम इक्वल्स टू की, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा cos phi है, cos phi की वैल्यू में हम क्या रखेंगे 1। ओके, तो 1, अगर हमारी cos phi की वैल्यू 1 कब होगी, किस किस कंडीशन में, जब हमारा phi इक्वल्स टू 0, 2 पाई एंड 4 पाई एंड एक्सेट्रा। इस तरीके से हम इसमें क्या चलेंगे, सम नंबर पे चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसमें इवन नंबर में आगे बढ़ते चलेंगे, जिसे बोलते हैं सम। ठीक है, तो एंड हमारा फाई इक्वल्स टू का तब क्या होगा कि जो हमारा फाई है वो हो जाएगा m का इंटू 2 पाई। तो जहाँ पर हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। ठीक है, तब क्या होगा कि हमारी जो a मैक्सिमम की वैल्यू थी, जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। एंड हमारा cos phi की वैल्यू 1, cos हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इक्वल्स टू का, अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर से इस रूट को कट करते हैं, यानी कि ऑन स्क्वायरिंग की कंडीशन में, यानी कि इसका वर्क करने पर, तो हमें क्या फाइंड होता है, a प्लस बी। तो इसका जो आयाम आएगा a मैक्सिमम, यानी कि इसका a मैक्सिमम कितना आ गया हमारे पास, इसका जो मैक्सिमम आयाम हो गया वो आ गया a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हम तीव्रता देख लेते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती है कि अगर हमारा I मैक्सिमम इक्वल्स टू का आई ए प्लस आई बी प्लस का रूट आई ए आई बी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, ये हो जाता है यहाँ पर I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू का रूट का आई ए यानी कि स्क्वायर रूट में। ठीक है, एंड प्लस का रूट में आई बी का होल स्क्वायर तो ये हमारी बन गई किसकी कंडीशन, संपोषी व्यतिकरण की आयाम और तीव्रता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब परिणामी तरंग का आयाम क्या हो, न्यूनतम हो, यानी कि हमारा जो a है वो मिनिमम की कंडीशन में हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos phi इक्वल्स टू का, हम इसमें कंडीशन क्या रखेंगे, -1, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हमारे पास है cos phi इक्वल्स टू का -1, जहाँ phi इक्वल्स टू हो जाएगा पाई, 3 पाई एंड 5 पाई। इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, विषम नंबर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑड नंबर। तो ये हो जाएगा phi इक्वल्स टू का 2m प्लस 1 इंटू का पाई। इसमें हम कंडीशन क्या रखते हैं, 2m प्लस 1, और इसमें हम रखते हैं वहाँ पर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा जहाँ m की वैल्यू हम रखेंगे 0, 1, 2 इस तरीके से आगे। तो यहाँ पर हमारा a मिनिमम हमें कितना फाइंड होगा, a माइनस बी का हम होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर रख के उससे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले आपको पता ही होंगे कि a प्लस बी हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर
हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस पूरी में नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस ही रहता है, तो ये हो जाएगा इसमें। अच्छा, हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसमें, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग। तो ऑन स्क्वायरिंग में क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वर्क करने पर तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, a माइनस बी। यानी कि हमें a मिनिमम कितना फाइंड हुआ है, यहाँ पर इसका जो न्यूनतम आयाम हमें फाइंड हुआ है वो हुआ है a माइनस का b। ठीक है, इस तरीके से इसके हम क्या निकाल देंगे, तीव्रता, यानी कि इसकी इंटेंसिटी। तो ये हो गया विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता। विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता आई मिनिमम हमें क्या फाइंड होगा, आई ए प्लस आई बी माइनस का 2ab। इसलिए स्क्वायर रूट में हमें ये फाइंड हो जाएगी आई मिनिमम इक्वल्स टू का स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में हमें फाइंड हो गया ये आई ए माइनस का आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फाइंड हुई इसकी इंटेंसिटी मिनिमम कंडीशन में, और ये हमें फाइंड हुई थी इसकी मैक्सिमम कंडीशन में। तो बस इनमें दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पर वो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो इसका ए मैक्सिमम क्या होगा, अगर हमें इसके आयाम एग्जाम में फाइंड करने के लिए आ जाता है कि इसके आयाम का रेशियो फाइंड करो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी का रहेगा। एंड हमारे पास अगर मिनिमम फाइंड करने के लिए आ जाता है तो हमारा क्या रहेगा, a माइनस का b। ठीक है, इस तरीके से हमारा एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ जाता है कि हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, आयाम का रेशियो फाइंड करना है। तो आयाम का अगर हमें रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाता है, ठीक है, आयाम का रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि उसका अनुपात। तो ये क्या हो जाता है इसका a प्लस बी एंड a माइनस का b। कब, जब हमें आयाम का मैक्सिमम और हमें मिनिमम फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाता है कि इसकी इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, इंटेंसिटी का मैक्सिमम और इंटेंसिटी का मिनिमम फाइंड करना है, तो ये होता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमें इंटेंसिटी दी हुई है और उसका हमें आयाम निकालना है, तब हम उसका क्या करते हैं, अगर हमें इंटेंसिटी दी हुई है, आई मैक्सिमम हमारे पास क्या है, गिवन है, और आई मिनिमम गिवन है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर रूट, इस तरीके से हम इसमें फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, तो ये रहे इसके फॉर्मूले, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रयोग। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ था, ये पूरा वैसे तो थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन हम आपको बाय फिगर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरेटिकल इसको आप फिगर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यंग ने क्या किया था, सबसे पहले उसने वेव्स के नेचर के बारे में प्रैक्टिकल किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो फाइंड करना चाहता था वेव्स का नेचर। ठीक है, तो उसने जब फाइंड किया, उसने क्या किया कि एक की स्लिट ली। ये स्लिट है हमारे पास, स्लिट S है, एंड इसके आगे यहाँ पर इसने दो पार्ट में आगे दो और स्लिट्स हैं यहाँ पर, जो कि है S1 एंड S2। ठीक है, और ये पूरा जो इसका बन रहा है, ये है पूरा वेव्स का नेचर। ठीक है, कि किस तरीके से वेव्स जो है आगे वो हमें एक्सपेरिमेंट में दिखाई देती हैं। तो इसमें सबसे पहले उसने क्या किया कि इसने जो प्रकाश है, यानी कि कोई लाइट क्या डाली, स्लिट पर डाली गई। जब स्लिट पर लाइट डाली जाती है तब क्या होता है कि ये इस तरीके से कुछ, ये हमारी वेव्स हैं, वेव्स तो हमको यहाँ पर दिखाया हुआ है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो हमने स्लिट S1 और S2 ली हुई हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्लिट हैं S1 और S2, जब यहाँ से कोई लाइट जाती है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इसमें हमने डाली हुई है, तो ये क्या होती है कि इन स्लिटों से अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड भी होती है आगे। ठीक है, जब ये आगे दो स्लिट से डिवाइड होती है तो इस तरीके से क्या बनती है, ये कुछ ये आगे फ्रिंजेस बनाती हैं। ठीक, और ये हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ये हमारा एक पर्दा है। यानी कि जब किसी लाइट को किसी पर्दे पर डाला जाता है, जब यहाँ पर किसी लाइट को किसी पर्दे पर डाला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ फ्रिंजेस बनती हैं। जो फ्रिंजेस बनती हैं, और जो फ्रिंजेस बनती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ जो फ्रिंजेस होती हैं वो डार्क बनती हैं, एंड कुछ जो होती हैं वो ब्राइट बनती हैं। ठीक है, तो जो ब्राइट वाली फ्रिंजेस थी उन्हें बोला गया दीप्त, और जो डार्क वाली फ्रिंजेस बनती हैं वो थी अदीप्त, उन्हें बोला गया अदीप्त। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पर ब्राइट है, एंड डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डार्क फ्रिंजेस से मतलब है। तो इस तरीके से जब पर्दे पर कोई लाइट डाली गई
तो उसमें हमें 2 टाइप की फ्रिंजेस फाइंड हुई थी। एक हमारी ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि दीप्त तरंगे, और एक हमारी फाइंड हुई थी अदीप्त। ठीक है, अदीप्त तरंगे या अदीप्त फ्रिंजेस हमें फाइंड हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जब भी लाइट जाती है तो यहाँ पर हमें जो दीप्त फ्रिंजेस होती हैं वो कैसे फाइंड होती हैं, एंड जो हमें अदीप्त होती हैं वो कैसे फाइंड होती हैं। तो जो दीप्त वाली थी, जब क्या होता है कि प्रकाश तरंगों की तीव्रता मैक्सिमम फॉर्म में होती है। ठीक है, जब वो मैक्सिमम फॉर्म में होती है तब वहाँ पर हमें दीप्त तरंगे फाइंड होती हैं, यानी कि हम वहाँ पर जो फ्रिंजेस बनती हैं इस तरीके से, जो यहाँ पर पर्दे पर फ्रिंजेस बनेंगी वो बनेंगी दीप्त फ्रिंजेस। ठीक है, ये वाली ब्राइट क्या होगा जब इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होगी। यानी कि अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो इसका आई जो था, अगर वो हमारा जब मैक्सिमम होगा, ठीक है, और एक कंडीशन थी कि आई हमारा क्या होगा जब मिनिमम फॉर्म में होगा। जब हमारा इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है तब वहाँ पे हमारे फ्रिंजेस कौन सी बनती हैं, डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कि जो लाइट है वो आते आते अपनी स्पीड में क्या होती है, यहाँ पर उसमें फ्रिंजेस में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो पर्दे पर यहाँ पर हमें 2 टाइप की फ्रिंजेस मिली, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो ऑल ओवर जो इसका यंग का जो स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इसने डबल स्लिट ये है कि इसने डबल स्लिट ये लगाई हुई है यहाँ पर, इसीलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो ये मेनली था यहाँ पर फ्रिंजेस की कंडीशन फाइंड करने के लिए कि हमें किस तरीके से जब पर्दे पर हम कोई लाइट डालेंगे तो हमें किस तरीके की फ्रिंजेस या लाइट का जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा। तो उसका जो बिहेवियर था यहाँ पर एंड जो इसका जो हमें नेचर फाइंड हुआ था, इससे ये फाइंड हुआ था कि जो वेव्स होती हैं उनमें क्या होती है, एक वेव लेंथ होती है, जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग फ्रिंजेस बनती हैं, यानी कि कुछ डार्क फ्रिंजेस और कौन सी फ्रिंजेस बनती हैं, हमारी ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन ऑल ओवर रीज़न कंक्लूजन जो निकल के आया था वो ये था कि वेवलेंथ की वजह से क्या होता है कि कभी ये डार्क होती हैं और कभी ये ब्राइट होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या इसमें आगे फाइंड कर लेते हैं, ये जो हमारा पर्दा है एंड ये हमारी फ्रिंजेस जो फाइंड हुई थी, इनकी जो विड्थ थी कि मैक्सिमम कितने विड्थ तक फाइंड होती हैं ये। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो फाइंड कर लेते हैं। इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो हम इसको समझ लेते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में। ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में हम यहाँ पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक, तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि अभी हमने यंग का जो डबल एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने जिस तरीके से फिगर बनाया था, उसी से हम क्या करेंगे, जो उसकी फ्रिंजेस बन के आई थी उसके पर्दे पे, उन्हीं फ्रिंजेस के बारे में हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो फिगर है सेम उसी की तरह ही बना हुआ है। S1 हमारी एक स्लिट है, इससे आगे हमारे पास 2 स्लिट और हैं, S1 एंड S2। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे पॉइंट्स थे उनकी हमने नेमिंग कर दी है, और ये हमारा पर्दा है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या है, इस तरीके से ये जाके फ्रिंजेस बनती हैं। तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर ये फ्रिंजेस के बारे में एक फ्रिंजेस बना के दिखा रहे हैं, वहाँ पर हमारी इस तरीके से बहुत सारी फ्रिंजेस बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक है ये ब्राइट फ्रिंजेस और ये हमारे डार्क फ्रिंजेस, जो हमने यहाँ पर पॉइंट P पर यहाँ पर क्या हो रही है, मीट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पर क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने इसमें लंब डाला हुआ है। ठीक, जिसको हमने पॉइंट नेम दिया हुआ है A, एंड यहाँ पर इसका एंगल बना है जिसको हमने नेमिंग की है एंगल थीटा। ठीक, और यहाँ पर भी एक एंगल बना है जो हो गया हमारे पास एंगल थीटा, और यहाँ पर हमने इसकी एक पॉइंट जिसको हमने नेमिंग कर दी है C पॉइंट। ठीक, एंड जो हमारे S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है पूरी, उसको हमने यहाँ पर नेम दिया है स्मॉल का 2D, यानी कि जो डिस्टेंस है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर D से। तो इसलिए हमने इसकी यहाँ पर नेमिंग क्या कर दी है, ये 2D, एंड यहाँ पर ये इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसकी हमने नेमिंग कर दी है कैपिटल का D। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल का D, एंड यहाँ पर ये हो गया इसका स्मॉल का 2D। स्लिट से लगाकर पर्दे तक की दूरी ये हो गई हमारी जो काफ़ी मैक्सिमम दूरी है, जिसे हमने यहाँ पर नेम दिया है कैपिटल का D। अब हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, एंड ये हमारा एक पॉइंट है P से लगाकर O तक की डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे हमारी फ्रिंजेस बनती है वहाँ तक, एंड जो यहाँ पर जो सीधा एक पॉइंट हमें मिल रहा है वहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो हो जाएगी XN, कि हमें फ्रिंजेस कितनी मिल सकती हैं, जो कि N नंबर्स में। ठीक, इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन को भी सॉल्व किया है, उसमें हमने क्या किया था कि हम 2 ट्रायंगल्स ले लेते और उन ट्रायंगल्स में हम क्या करते थे, उनको समरूप सिद्ध करते थे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो क्या हैं, समरूप हैं। कौन से ट्रायंगल का S1 S2 और A, यानी कि ट्रायंगल S1 S2 और A। ये हमने छोटा सा ट्रायंगल एज्यूम किया है, ये वाला ट्रायंगल हमारा पूरा। ठीक है,
और एक ट्रायंगल हमारा कौन सा है यहाँ पर, पी सी ओ का, पी सी और ओ, यानी कि हमारा ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल एज्यूम कर रखे हैं, ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल जिसमें हमारा यहाँ पे पॉइंट्स क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक। और एक हमारे ये कि छोटा वाला एंगल जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जिसमें यहाँ पर हमारा थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया, इनको हमने जब हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, हमारे पास समरूप हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इनकी पॉइंटिंग करते हैं कि जो S2A है एंड S1 S2 है, S1 S2 एंड S2 का हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट्स एंड S1 S2, इन दोनों का जो बेस है वो क्या हो गया हमारे पास, S1 S2 एंड S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP अपॉन CP, OP अपॉन CP, O है यहाँ पर ये P, OP एंड अपॉन का CP, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बराबर है। CP को हम क्या लिख सकते हैं, CO भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा CP है उसको हम CO भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है एंड इसका ये क्या है, नियर पॉइंट है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये S2A अपॉन का S1 S2 इक्वल्स टू का OP अपॉन CP, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जब हम CP को हम CO भी लिख सकते हैं, इस CP को जब हम CO लिख सकते हैं, यानी कि CO ये वाला पॉइंट, जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो हम इसकी ये वाली डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम CP को CO लिख सकते हैं तो हम इसकी ये डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP की कैपिटल का D एंड OP हमारे पास हम जानते हैं यहाँ पर XN है एंड हमारे पास जो S1 S2 उसकी वैल्यू क्या है, 2D है, ठीक है। जब हमने इनकी वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया, तब हमारे पास क्या फाइंड हुआ, S2A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XN इनटू में जो कि हमारा डॉट है 2D अपॉन का कैपिटल का D, ये हो गया हमारे पास, ये हमें एक इक्वेशन फाइंड हो गई है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे फाइंड करेंगे इसकी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की स्थिति, ठीक है, कि उनकी कंडीशन क्या है, एंड कंडीशन के बाद हम यहाँ पर उसकी विड्थ फाइंड करते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं दीप्त फ्रिंजों की, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थिति क्या है कि जब हमारे पास n नंबर्स जो क्या होंगे 0 to 1 2, अगर हम इसको सम संख्या में लिखते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो दीप्त फ्रिंजेस के लिए हम लेते हैं n लैम्डा, जैसे कि हमने लास्ट में भी लिया था, एंड जो हमारे अदीप्त फ्रिंजेस हैं उनके लिए हम लेते हैं 2n-1 इंटू λ/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू का 0 1 2 हमने इस तरीके से लिया एंड इसको हम समीकरण 1 हमने यहाँ पर जो एज्यूम की हुई है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। S2A को हम एक नेम दे सकते हैं, S2A जिसको हम बोलते हैं पथांतर, ठीक है, जो कि होता है यानी कि पथों का अंतर, दोनों के डिस्टेंस का, जो दोनों के पथों का जो बीच का डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पर बोला हुआ है पथांतर एंड इक्वल्स टू का ये हो जाएगा XN 2D अपॉन कैपिटल का D, ये पूरी वैल्यू यहाँ, एंड इसमें हमने यहाँ पुट किया हुआ है कि अगर हमारी जो वैल्यू है पथांतर इक्वल्स टू का n लैम्डा के अगर ये इक्वल होती है तब हमारे पास n की वैल्यू रख के हम यहाँ पर तब इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अगर ये पूरी वैल्यू हमारी n लैम्डा के इक्वल हो जाती है तब हमारे पास क्या होता है कि XN इक्वल्स टू का DN लैम्डा अपॉन का 2D फाइंड हो जाता है, तब हमारे XN की वैल्यू कितनी फाइंड होती है, DN लैम्डा अपॉन का 2D। तो यहाँ पर आपको इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आप इसका ये फॉर्मूला इसको आप लर्न रखना, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको काम आएंगे। एंड इस तरीके से हम अदीप्त फ्रिंजेस के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो पथांतर इक्वल्स टू का 2n-1 इंटू का λ/2, जब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2n λ/2 के इक्वल इस एक्सप्रेशन को रखते हैं, XN डॉट का 2D अपॉन का D इक्वल्स टू का अगर हम इसे 2n-1 इंटू λ/2 के अगर हम इक्वल रखेंगे तब यहाँ पर हमारी XN की वैल्यू फाइंड होगी, विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको फाइंड करेंगे। इस वाली कंडीशन को हमने थोड़ा इसको शॉर्ट टर्म में लिख दिया है कि जो अगर हम इसको लिख दें n माइनस का हाफ इंटू लैम्डा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने शॉर्ट बना दिया है इतना, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका XN इक्वल्स टू का D इंटू का n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2D। तो ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन जो है ये फाइंड हो गया हमारा किसके लिए, अदीप्त फ्रिंजेस के लिए, ठीक है, और ये हो गया हमारा दीप्त फ्रिंजेस के लिए। तो इनके ये फॉर्मूले हैं, दीप्त फ्रिंजेस का फॉर्मूला है एंड ये अदीप्त फ्रिंजेस का फॉर्मूला है, इसको आप अपने माइंड में रखना क्योंकि इससे हमारे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इनकी चौड़ाई के बारे में कि जो दीप्त फ्रिंजेस हैं एंड जो अदीप्त फ्रिंजेस हैं इनकी जो विड्थ है वो क्या होती है, ठीक है। फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है। तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है कि यदि केंद्रीय फ्रिंज से
ये हमने यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं इसका फिगर कि हमने किस तरीके से फ्रिंजेस बना रखी हैं। फ्रिंजेस हमने आपको बताई हैं कि दो तरीके से, एक है डार्क फ्रिंजेस और एक है हमारी ब्राइट फ्रिंजेस। तो इनके बीच में जो फ्रिंजेस बन रही है ये आपको डार्क वाली तो शो हो रही होंगी, एंड इनके बीच में जो बन रही है ये हो गई हमारी ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंजेस के जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो इस तरीके से ये अभी हमें फाइंड होकर आएगी, एंड डी लैम्डा अपॉन 2d ये हमारा इसका ब्राइट फ्रिंजेस और जो हमारी डार्क फ्रिंजेस हैं इनके बीच की चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो यदि केंद्रीय फ्रिंज से NV और N+1V दीप्त, यानी कि अगर हम इसमें माने कि कोई NV फ्रिंजेस हैं एंड यहाँ पर अगर वो उसकी जो N+V फ्रिंजेस हैं यानी कि उसकी NV और उसकी अगर हम उसमें फ्रिंजेस और ऐड कर दें तो हमारे जो N+1V फ्रिंजेस हो जाएंगी, उनके बीच की हमारी विड्थ क्या होगी। तो ठीक है, तो फ्रिंजों की जो दूरी है तथा इसको हमने लिया हुआ xn और x का n+1 हो तो तब क्या होगा कि जो हमारा समीकरण है यानी कि हमारी जो इक्वेशन है दीप्त फ्रिंजेस वाली, अब ये जो हमने पढ़ी है दीप्त फ्रिंजेस वाली हमारी जो इक्वेशन थी डी एन लैम्डा अपॉन का 2d वाली। ठीक है, एंड जो हमने अदीप्त फ्रिंजेस वाली पढ़ी थी वो थी हमारी 2n-1 लैम्डा बाय 2 वाली फ्रिंजेस। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, दीप्त वाली फ्रिंजेस को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो xn इक्वस टू का हमारा हो गया डी एन लैम्डा अपॉन का 2d। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक बार इसको n+1 की फॉर्म में लें और एक बार हम इसको n की फॉर्म में लें तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी इसका एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व होगा कि अगर हम जो हमारी n+1 वाली है और हमारी जो एक है n वाली, तो n+1 वाली में से अगर हम डी n माइनस वाली को लेस करते हैं तो हमारे पास उसकी चौड़ाई जो है वो हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो n+1 वाली एक्सप्रेशन है अगर हम इसके n वाली एक्सप्रेशन लें तो डी एन लैम्डा अपॉन 2d, एंड n+ वाली एक्सप्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगी डी n+1 इंटू का लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दो ले रहे हैं, एक n वाली एक n+1 एंड xn इक्वस टू का xn+1, तो इसलिए हमारी जो बीटा इसकी चौड़ाई हो जाएगी जिसे हमने बीटा से शो किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा इक्वस टू का xn+1 माइनस का xn। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें हम xn+1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड माइनस का डी एन लैम्डा बाय 2d यानी कि xn की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पुट कर दी। अब हम इसको इसमें से लेस करते हैं। लेस करने के लिए सिंपल फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमें कॉमन मिल रहा है वो एक तो 2d है एंड एक हमें क्या मिल रहा है डी लैम्डा, n+1 और माइनस का ये यहाँ पर n माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डी लैम्डा अपॉन 2d हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया एंड n+1 और ये वाला n यहाँ आ जाएगा। n से n कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों कट जाएंगे, बचा क्या है यहाँ पर 1, जो मल्टीप्लाई की केस में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d। ओनली हमें यहाँ पर क्या फाइंड हुआ है, बीटा इक्वस टू का डी लैम्डा अपॉन 2d। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला क्या है, फ्रिंजों की चौड़ाई का फॉर्मूला है, फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप लर्न रखिए एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, क्योंकि फ्रिंजों की चौड़ाई और यंग के फॉर्मूले के बारे में, यंग का जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है वो एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से देखिए एंड इसको आप समझिए। यहाँ पर हमने आपको फ्रिंजेस की चौड़ाई एंड ओवरऑल हमने इसका सारा जो हमने व्यतिकरण के बारे में आपको लगभग सब अच्छे से समझा दिया है। एंड इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में, यानी कि विवर्तन और ध्रुवण के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा एंड आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।